गंगानगर नाम का एक गांव था। उस गांव के किनारे एक टूटी फूटी मिट्टी से बनी झोपड़ी थी, जहां पर दो अनाथ बहनें पूजा और माला रहा करती थी। काफी पहले उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। दोनों बहनें सुबह दूसरों के खेतों पर काम करती, दोपहर में दूसरों के घरों में कपड़े धोती और रात को थक कर आकर एक दूसरे का सुख दुख बांटती। आज भी दोनों बहनें खाना खाकर सोने जाती हैं, तभी माला कहती है, दीदी, कितनी थकान हो जाती है ना सारा दिन काम करके। कभी कभी तो मन करता है कि सारा काम छोड़कर बस आराम करूं, लेकिन अगर हमने आराम किया तो हम अपना गुजारा कैसे करेंगी। हाँ माला, तो सही कहती है, लेकिन जब मैं तुझे देखती हूँ ना तो मेरी सारी थकान उतर जाती है, क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। तू मेरी लाडली है। चल अब सो जाते हैं, सुबह फिर काम पर जाना है। कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। वो तो ठीक है पूजा दीदी, लेकिन पहले मुझे कहानी तो सुनाओ। आपकी कहानी सुने बिना मुझे नींद नहीं आती। इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन तेरी कहानी सुनने वाली आदत अभी तक नहीं गई। अब बस भी करो ना दीदी, मुझे आपकी कहानी की आदत हो चुकी है। अब सुना भी दो, ज्यादा भाव मत खाओ। ठीक है, चल मैं तुझे जल्दी से कहानी सुना देती हूँ। दरअसल माता पिता के जाने के बाद पूजा ने माला को अपनी बेटी की तरह पाला था, इसीलिए उसे बचपन से पूजा से कहानी सुनने की आदत थी। पूजा उसे कहानी सुनाती और वो दोनों बहनें चैन से सो जाती। अगली सुबह दोनों उठकर जल्दी जल्दी खाना बनाती और काम पर चली जाती। वो दिन भर काम करती और शाम को थक कर घर आती और एक दूसरे से सारे दिन की बातें करती। बस ऐसे ही समय बीतता रहा। धीरे धीरे बारिश का मौसम शुरू हो गया, जिसे देखकर माला अपनी बड़ी बहन पूजा से कहती है, दीदी, जैसे तैसे करके हमारा जीवन तो चल ही रहा है, लेकिन अब बारिश शुरू हो गई है। मेरी मालकिन ने भी कह दिया है कि अब उन्हें मुझसे कपड़े धुलवाने की कोई जरूरत नहीं है। वो मशीन से कपड़े धो लिया करेगी और सुखा लिया करेगी। और आपको ये भी पता है कि खेतों का काम भी कम हो गया है। अगर ऐसा रहा तो हम क्या करेंगे और अपना गुजारा कैसे करेंगे। हाँ माला, बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन भगवान है ना, वो सब अच्छा करेंगे। वो कहावत तो सुनी है ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। वो अगर एक रास्ता बंद करते हैं तो 4 रास्ते जरूर खोलते हैं। इसलिए अब ज्यादा सोच मत और चल अब तू खाना खा ले। मैंने दाल चावल बनाए हैं। हाँ दीदी, आप तो दाल चावल भी बहुत स्वादिष्ट बनाती हो, लेकिन अब थोड़े पैसे आएंगे ना तो हम खीर पूरी भी बनाएंगे। अच्छा बाबा, ठीक है, मुझे पता है कि तुझे खीर पूरी बहुत पसंद है। अब मुझे मेरी पेमेंट मिलेगी तो मैं तुझे खीर पूरी बनाकर खिला दूंगी। अच्छा, अभी तो तू दाल चावल खा ले, क्योंकि बहुत रात हो चुकी है और अब हमें सोना भी है। दोनों बहनें खाना खाकर सो जाती हैं। कुछ ही देर में बारिश तेज होने लगती है और झमाझम बारिश से पूरा गांव सराबोर हो चुका था, जिस कारण वो दोनों बहनें काम पर नहीं जा पाती। देखते ही देखते अब दोनों बहनों के पास काम की कमी आ गई, क्योंकि बारिश के मौसम की वजह से ना तो वो बाहर निकल पाती और ना ही कोई काम कर पाती। ऐसे ही एक दिन दोनों बहनें घर के दरवाजे पर बैठी बाहर की तरफ देख रही होती हैं, क्योंकि आज भी झमझमाती बारिश हो रही थी और अब बारिश के मौसम में दोनों बहनों के पास काम की भी बहुत कमी थी। दीदी, इस बारिश के चलते हमें काफी नुकसान हो रहा है। अगर बारिश यूं ही चलती रही तो हम खाएंगे क्या। तू बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन हम इस बारिश में और कर भी क्या सकते हैं। इतना बोलकर पूजा अंदर चली जाती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है, लेकिन बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश को देखकर माला अपनी बड़ी बहन पूजा से कहती है, दीदी, मुझे बहुत भूख लग रही है। मन तो करता है कि इस झमाझम बारिश के मौसम में भजिए, पकोड़े, पूरियां वगैरह बनाई जाए, लेकिन हमारे पास तो खाने तक के लिए खाना नहीं है। वैसे दीदी, ये सब ना सही, पर मुझे कुछ तो बनाकर खिला दो। बहुत जोर से भूख लग रही है। हाँ माला, मैं देखती हूँ, किचन में शायद कुछ पड़ा हो तो मैं तेरे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। अब पूजा किचन में जाती है तो देखती है कि 2 बासी रोटियां पड़ी हैं। उन 2 रोटियों को हाथ में लेकर पूजा खुद से कहती है, हे भगवान, खाने के लिए तो केवल ये 2 रोटियां ही है। मैं इसका भला क्या बनाऊं और अपनी छोटी बहन को क्या खिलाऊं। पूजा खुद से बात कर रही थी, लेकिन इस बात से अनजान थी कि उसके पीछे उसकी छोटी बहन माला खड़ी है। वो अपनी बहन पूजा के पास जाती है और उससे कहती है, दीदी, तो चिंता मत करना, आज हम अच्छा खाएंगे भी और बारिश के मजे भी लेंगे। तो रुक, मैं अभी आती हूँ।
इतना बोलकर अब माला भागकर वहां से जाती है और थोड़ी देर बाद वापस आती है, जहां पूजा उसके हाथ में 2 हरी मिर्च और टमाटर देखती है। दरअसल माला भागकर अपनी पड़ोसन के पास गई थी और वहां से 2 मिर्च और 2 टमाटर मांग कर लाई थी। माला, तू ये सब कहाँ से लाई है? दीदी, मैं ये सब अपनी पड़ोसन से मांग कर लाई हूँ। अब हमारे पास मिर्ची भी है और टमाटर भी। बस दीदी, तुम इसी से कुछ अच्छा चटपटा बना दो। वैसे इससे कुछ अच्छा और चटपटा बन सकता है ना? क्यों नहीं बन सकता माला? अच्छे स्वाद के लिए हमेशा महंगी चीजों की जरूरत थोड़ी ना होती है। तू देखना, आज बनेगी हमारी चटपटी थाली। गरीबों की रॉयल प्लेट। माला की बात सुनकर पूजा हंसने लगती है और थोड़ी देर बाद पूजा किचन में जाती है और वो सबसे पहले रोटी को बारीक टुकड़ों में तोड़ देती है और उसे मसल कर बारीक कर लेती है। बारीक रोटी में वो थोड़ा सा नमक, हरी मिर्च, लाल मिर्च, थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर अच्छे से मिलाती है और रोटी से बने चाट को एक साइड में रख देती है। जिसके बाद उसने टमाटर काटे और उसमें मिर्च मसाले डालकर टमाटर की तीखी चटनी बना ली। अब कुछ बची हुई हरी मिर्च को उसने आग पर भून लिया। फिर उसने 2 थालियां निकाली और उसमें रोटी मसाला चूरमा, टमाटर की चटनी, 2 भुजी हुई हरी मिर्च और कुल्हड़ में पानी रखकर माला से बोली, माला, हम गरीब बहनों की चटपटी थाली तैयार हो गई है, लेकिन घर के अंदर इसे खाने में मजा नहीं आएगा। क्यों ना हम बाहर वाले नीम के पेड़ के नीचे बैठकर खुली हवा में खाना खाए? हाँ दीदी, तुमने तो मेरे मुंह की ही बात छीन ली। बारिश बंद हो चुकी है और भीनी भीनी मिट्टी की खुशबू भी आ रही है। वहाँ खाना खाकर हमें बहुत मजा आएगा। इस तरह से दोनों बहनों ने अपनी अपनी थाली उठाई और नीम के पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर अपनी थाली लेकर बैठ गए और साथ में कुल्हड़ में पानी भी रख लिया। धीमी धीमी हवा चल रही थी। मौसम ठंडा सा था। मिट्टी की खुशबू आ रही थी। चांद की हल्की हल्की रोशनी उनकी थाली पर पड़ रही थी। सुहाने माहौल में उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी बहुत बड़े रेस्टोरेंट में खाना खा रही हैं। ये सब देख माला हंसते हुए अपनी बहन पूजा से कहती है, दीदी, हम गरीब ही सही, लेकिन हमारी चटपटी थाली में स्वाद की कोई कमी नहीं है। हमारे पास पैसा नहीं, लेकिन प्यार है, और प्यार ऐसी चीज है कि वो हर रेसिपी को बहुत खास बना देती है। हाँ माला, तू सही कह रही है, लेकिन मैं कुछ और भी सोच रही हूँ। वो क्या दीदी? जरा मुझे भी तो बताओ। हमारी ही तरह इस गांव में बहुत सारे गरीब लोग हैं जो कभी पैसों की कमी की वजह से चटपटा और स्वादिष्ट खाना नहीं खा पाते। यदि हम अपना यही खाना, मतलब रोटी, मसाला चूरमा और टमाटर की तीखी चटनी के साथ भुनी हुई हरी मिर्च, उन्हें इस नीम के पेड़ के नीचे 20 रुपए में दे तो वो जरूर खा पाएंगे। इससे हमारी भी कुछ कमाई हो जाया करेगी और उन लोगों को स्वाद भी काफी आएगा। अरे वाह दीदी, ये तो तूने बहुत अच्छी तरकीब सोची है, और ये करने के लिए हमें ज्यादा पैसों की भी जरूरत नहीं होगी। इस तरह दोनों बहनें आपस में सोच विचार कर अगले दिन बारिश रुकने का इंतजार करती हैं, क्योंकि उन दोनों ने सोच लिया था कि वो अब खुद से कुछ करेंगी। अगले दिन बारिश थम गई और तेज धूप निकली और वे दोनों अपने अपने काम पर चली गई। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत गया। उन्होंने 1 हफ्ते में रूखी सूखी खाकर कुछ पैसे बचा लिए थे। ऐसे ही एक दिन पूजा ने काम से वापस आते समय आटा, हरी मिर्च, हरी धनिया, टमाटर और कुछ मसाले खरीद लिए। फिर दोनों ने मिलकर अपने हाथों से एक बोर्ड बनाया जिस पर लिखा था, रोटी मसाला चूरमा टमाटर की चटनी के साथ केवल 20 रुपए में। ये देखकर माला अपनी बहन से कहती है, दीदी, हमारा बोर्ड तो लग गया। चलो अब हम अपनी प्लेट तैयार कर लेते हैं, ताकि यदि कोई हमसे रोटी मसाला चूरमा या चटनी खरीदने आए तो हम उसे दे सके। हाँ माला, तो ठीक कहती है। आज से हम अपनी नई शुरुआत कर रहे हैं। बस भगवान इस काम को चला दे। दीदी, जो होगा सब अच्छा होगा, हमें बस अपना बेस्ट देना है। माला की बात सुनकर पूजा मुस्कुराती है और थोड़ी देर बाद पूजा ने कुछ रोटियां बनाई और उसे बारीक करके उसमें कुछ हरी मिर्च, हरी धनिया, मसाले डालकर रोटी चूरमा तैयार कर लिया। दूसरी तरफ माला ने अपनी बहन की मदद करते हुए टमाटर की तीखी चटनी बना ली और मिर्च भून ली। उन्होंने खुद के लिए खाना निकाला और एक प्लेट तैयार करके रख दी। तभी बाहर से एक गांव की औरत उन्हें आवाज लगाते हुए कहती है, पूजा, अरे ओ पूजा। अपना नाम सुनकर पूजा बाहर आती है, जहां औरत उससे सवाल करती है, आपने मुझे आवाज दी क्या आंटी जी? हाँ पूजा, क्योंकि मुझे भी रोटी का मसाला चूरमा और टमाटर की चटनी खानी है और यहाँ मैं तुम्हारी पहली ग्राहक बनने आई हूँ।
सीमा की बात सुनकर दोनों बहनें काफी खुश हो जाती हैं, जिसके बाद पूजा ने सीमा को रोटी मसाला चूरमा और टमाटर की चटनी 2 भुनी मिर्च के साथ दे दी। सीमा ने वो रोटी मसाला चूरमा और चटनी खाई और 20 रुपए देकर बोली, अरे वाह पूजा, तूने तो बहुत ही अच्छी और चटपटी थाली बनाई है। और इससे भी अच्छी बात यह है कि सिर्फ 20 रुपए प्लेट में तू ये चटपटी थाली दे रही है। इससे लोगों का पेट भी भर जाएगा और लोग तुम्हें दुआ भी देंगे। तुम हम गरीबों के लिए बहुत अच्छा कर रही हो। मैं अभी गांव में जाकर और भी लोगों को तुम्हारी इस चटपटी थाली के बारे में बताऊंगी, ताकि तुम्हारी कमाई ज्यादा से ज्यादा हो। इतना बोलकर सीमा वहां से चली जाती है और गांव जाकर वो काफी लोगों को 2 बहनों की चटपटी थाली के बारे में बताती है। अब जब लोगों को पता चलता है कि दोनों बहनें सिर्फ 20 रुपए में चटपटी थाली दे रही हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग उनके पास आते हैं और उनकी चटपटी थाली खरीदकर अपने मुंह का स्वाद बदलते और पेट भरकर जाते हैं। अरे पूजा बिटिया, एक जरा चटपटी थाली हमें भी दे दो। बहुत सुना है तुम्हारी थाली के बारे में, जरा हम भी खाकर देखें कि तुम्हारी थाली कितनी स्वादिष्ट है। जी जरूर। इतना बोलकर अब दोनों बहनें धीरे धीरे अपने ग्राहकों को हैंडल करने लगी हैं। समय गुजर रहा है और गुजरते समय के साथ अब दोनों बहनों की हालत पहले से बेहतर होने लगी है और अब उनका काम धीरे धीरे चलने लगा है। शांता देवी बाजार में सब्जियां बेचा करती थी। सब्जी बेचकर ही वह अपने घर परिवार को चलाया करती थी। शांता को अक्सर अपनी बेटी की शादी की चिंता सताया करती थी। उसकी बेटी मनीषा अब जवान हो चुकी थी। उसकी उम्र 19 से 20 वर्ष की थी और शांता को इतनी सी ही उम्र में ही अपनी बेटी की शादी की चिंता होने लगती है। वह अपने रिश्तेदारों में अपनी बेटी मनीषा की शादी की बातचीत करने लगती है। ऐसे ही एक दिन बहुत बड़े घर से मनीषा के लिए रिश्ता आता है। शांता देवी बहुत खुश होती हैं और वह अपनी बेटी से शादी के बारे में बात करती हैं। अरे मनीषा, तेरे लिए बहुत बड़े घर से रिश्ता आया है। अरे राज करेगी तू राज। उस घर में पैसों की कोई कमी नहीं है। लड़का भी डॉक्टर है, डॉक्टर। मैं तो कहती हूँ अब मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं तेरी शादी अच्छे से कर पाऊँ। बहुत खर्चा होगा तेरी शादी में। माँ, वह लड़का तो डॉक्टर है, लेकिन मैं क्या हूँ, बस 12वीं पास। अरे तो पत्नी हमेशा पति से कम होती है। अगर तेरा पति डॉक्टर है और तू 12वीं पास है तो ठीक है ना। तुझे जिंदगी भर अपने पति के आगे झुककर ही तो रहना है। इसलिए अगर तू कम पढ़ी लिखी भी है तो भी चलेगा। तेरी फोटो उन लोगों ने पसंद कर ली है। अब कुछ दिनों में वे तुझे देखने के लिए आएंगे। माँ, आपने इतना सब कुछ कर दिया, लेकिन मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। माँ, मुझे शादी नहीं करनी, अभी मुझे डॉक्टर बनना है। मेरे भी कुछ सपने हैं जिसे मैं पूरा करना चाहती हूँ। फिल्मी बातें मत कर मनीषा। तुझे तो पता ही है कि हमारी औकात क्या है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुझे डॉक्टर की पढ़ाई करा पाऊँ। और वैसे भी अकेले ही मैंने तुझे पाला पोसा है और इतना बड़ा किया है। तेरे पापा तो जब तू 2 साल की थी तभी हमें छोड़कर चले गए थे। तब से लेकर अब तक मैंने तुझे अकेले ही पाला पोसा और इतना बड़ा किया। लेकिन माँ, फिर भी एक बार मेरे बारे में सोचो। एक बार अगर मैं डॉक्टर बन गई तो मेरे सपने भी पूरे हो जाएंगे, साथ ही हमारे सर से गरीबी भी हट जाएगी। देख, अगर तू चाहती है कि तेरी माँ शांति से बाजार में सब्जी बेचे और मेरी तबीयत को कोई नुकसान न हो तो चुपचाप ही शादी कर ले। बेचारी मनीषा अपनी माँ के आगे ज़्यादा बहस नहीं कर पाती, क्योंकि उसे पता था कि उसके घर की परिस्थिति कैसी है। मजबूरी में उसे शादी के लिए हाँ ही करना पड़ता है। ऐसे ही एक रात शांता देवी अपनी रेडी लेकर घर की ओर आ रही थी कि रास्ते में उसे एक कद्दू दिखाई देता है। शांता देवी वह कद्दू उठा लेती हैं और अपनी रेडी पर रखकर अपने घर आ जाती हैं। रात में शांता कद्दू को धोकर थाली में रख देती हैं। लगता है किसी सब्जी वाली का यह कद्दू रास्ते में गिर गया था। चलो कोई नहीं, कहते हैं दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, इसलिए मुझे यह कद्दू मिल गया। अब कल सुबह मैं कद्दू की सब्जी बनाऊंगी। थोड़ी देर बाद शांता अपनी बड़ी बहन आशा को फ़ोन करती हैं और उससे कहती हैं, अरे दीदी, तुम्हें तो पता ही है मनीषा का रिश्ता पक्का हो गया है और इसलिए मुझे थोड़े बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप थोड़ी बहुत मदद कर देती तो अच्छा हो जाता हमारे लिए।
आपको तो पता ही है, अकेले ही मैंने सब कुछ किया। अब शादी के समय में मुझे आप लोगों की थोड़ी बहुत मदद चाहिए। एक लड़की की शादी करना आसान नहीं होता ना। बात तो तेरी सही है, लेकिन तुझे तो पता ही है, अब तेरे सर पर आदमी का साया है नहीं। तू सब्जी बेच बेच कर लोगों का कर्ज कब तक चुका पाएगी, और चुका पाएगी भी या नहीं कुछ पता नहीं। इसलिए लोग कर्ज देने में भी 50 बार सोचेंगे तुझे। बाकी तू चिंता मत कर, मैं तेरे जीजा जी से बात करूंगी। अगर वह तुझे पैसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे दीदी, तुम भी ऐसी बातें कर रही हो। मनीषा के पापा उस समय छोड़कर गए थे जब मनीषा बहुत छोटी थी, और आज मनीषा 20 साल की हो चुकी है। मैंने कभी किसी से कोई मदद नहीं ली। अरे वह बात ठीक है, लोग कर्जे भी उसे ही देते हैं जो कर्ज चुकाने के लायक हो। अब तुम्हारी स्थिति देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम कर्ज चुका पाओगी। बाकी फिर भी एक बहन होने के नाते मैं तुम्हारे जीजा जी से बात करूंगी। और अभी रात भी काफी हो चुकी है, तो हम कल बात करते हैं। इतना बोलकर आशा फोन काट देती है। शांता को बहुत बुरा लगता है। थोड़ी देर में शांता खाना खाकर सो जाती है। अगली सुबह शांता जैसे ही कद्दू को काटने वाली थी कि तभी कद्दू से आवाज निकलती है। अरे अरे रहम करो मुझ पर, तुम मुझे काटने जा रही हो? तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती क्या? तुम तो बोलते हो तुम कोई आम कद्दू नहीं हो। हाँ, मैं एक जादू कद्दू हूँ, प्लीज मुझे मत काटो। भले ही मैं जादुई हूँ, लेकिन दर्द तो मुझे भी होता है। माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम जादुई हो, वरना मैं तुम्हें नहीं काटती। कोई बात नहीं, वैसे मैं बहुत गंदा हो चुका हूँ। क्या तुम मुझे फिर से नहला दोगी? हाँ, क्यों नहीं, तुम तो बहुत प्यारे हो। मैं तुम्हें अभी नहला देती हूँ। शांता फिर से उस कद्दू को पानी से अच्छी तरह से धो देती है। थोड़ी देर बाद कद्दू शांता से बोलता है। अरे वाह, अब तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तुमने मेरी मदद की है और बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। अरे, तुम खुद इतने छोटे से हो, तुम मुझे क्या दोगे? अरे मेरे छोटेपन पर मत जाओ। मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं एक जादुई कद्दू हूँ। मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता हूँ। इतना बोलकर वह जादुई कद्दू शांता को 10-15 सोने के सिक्के दे देता है। सोने के सिक्के देकर शांता बोलती है। अरे, सोने के सिक्के? सच में तुम तो जादुई कद्दू हो। तुम्हें नहीं पता तुमने मुझे क्या दिया है। इस सोने के सिक्के से मैं अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ जेवर बनवा सकती हूँ। मैंने कहा था ना कि मैं एक जादुई कद्दू हूँ और तुम्हारी मदद करूँगा। लो, अब इन सोने के सिक्कों से तुम अपनी बेटी के लिए जेवर बनाओ या फिर उसकी पढ़ाई में लगाओ। सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। शांता बहुत खुश होती है। अगले दिन शांता वह सोने के सिक्के सुनार की दुकान पर ले जाकर बदले में अपनी बेटी के लिए बहुत सारे जेवर बनवा कर ले आती है। घर जाकर शांता अपनी बेटी को जेवर दिखाती है, जिसके बाद मनीषा बोलती है। माँ, मेरे लिए इन चीज़ों का कोई मोल नहीं है। अगर आपकी खुशी इसी में है तो यही सही। आप अपनी खुशी के लिए कुछ भी बनवाओ, मुझे क्या मतलब इन चीज़ों से। मेरे सपने तो अब पूरी तरह से टूट चुके हैं। बेटा, एक लड़की का फर्ज होता है कि वह अपने माँ बाप की इज्जत रखे। तुझे तो पता ही है कि अब तेरा रिश्ता पक्का हो चुका है। अब किसी भी कीमत पर तुझे शादी करनी ही पड़ेगी। ऐसे ही कुछ दिन बाद मनीषा की सगाई हो जाती है। ससुराल वाले और शांता देवी दोनों आपसी सहमति से मनीषा की शादी का दिन भी पक्का कर देते हैं। 1 महीने बाद मनीषा की शादी होने वाली थी। घर में अब खुशियों का माहौल था। चारों तरफ चहल पहल थी। मुझे तो अपनी बेटी के लिए कपड़े भी लेने हैं बहुत सारे, जमाई के लिए गाड़ी भी लेनी है, बहुत सारा काम करना है। अकेले क्या क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मनीषा अपने कमरे में उदास बैठी थी। कद्दू बहुत देर से मनीषा को देख रहा था। थोड़ी देर में जब शांता कद्दू के पास जाती है, तब कद्दू शांता से बोलता है। वैसे तुम अपनी बेटी के साथ नाइंसाफी कर रही हो। तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी शादी से खुश नहीं है। तो क्या तुम्हारे लिए समाज की 4 बातें ज़्यादा ज़रूरी है या अपनी बेटी की खुशी? मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी इस शादी से खुश नहीं है,
लेकिन मुझे इतना पता है कि जब वह उस घर में शादी करके जाएगी ना तो बहुत खुश रहेगी। उस घर में उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। मानता हूँ कि उसे घर में पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या तुमने सोचा है अगर उसे घर में पैसों की कोई कमी नहीं होती तो वह तुमसे कभी दहेज की मांग ना करते, साथ ही वे लोग मनीषा को आगे पढ़ने की बात करते। एक बार सोच कर तो देखना इस बात को। कद्दू की बातें सुनने के बाद शांता देवी सोच में पड़ जाती। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब बेटी की शादी में महज 10 दिन बाकी थे। 10 दिन में एक पक्का किया हुआ रिश्ता तोड़ना एक आम इंसान के लिए आसान नहीं होता। शांता देवी अब ठान लेती हैं कि वह अब किसी भी कीमत पर अपनी बेटी की शादी उस घर में नहीं करवाएंगी और अपनी बेटी के सपने को पूरा करेंगी। मनीषा, मैं जानती हूँ कि तू इस शादी से खुश नहीं है और तुझे अभी शादी नहीं करनी। अब तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, तेरी माँ तेरे साथ है। मेरे पास अब पैसों की कोई कमी नहीं है। मेरे पास एक जादुई कद्दू है और वह जादुई कद्दू बहुत अच्छा है। वह मुझे अच्छी बुरी चीजों की समझ देता है, साथ ही जरूरत पड़ने पर मेरी मदद भी करता है। अब अगर तुझे मेडिकल की पढ़ाई करनी है तो तू मेडिकल की पढ़ाई की ओर ध्यान दे। ये जादुई कद्दू क्या है माँ? शांता देवी अपनी बेटी को जादुई कद्दू के बारे में बताती हैं। जादुई कद्दू मनीषा के एडमिशन के लिए शांता देवी को खूब सारे पैसे दे देता है। शांता देवी अपनी बेटी को शहर लेकर जाती हैं और वहां उसका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करवा देती हैं। मनीषा को रहने के लिए वहां पर हॉस्टल भी मिल जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद शांता देवी गांव वापस आ जाती हैं। गांव आने के बाद हर कोई शांता देवी का मजाक बना रहा था। अरे शांता देवी की बेटी में ही कोई कमी होगी या फिर कोई इसकी बेटी का कहीं कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा होगा, तभी तो अचानक से शादी टूट गई। और ये देखो अब तो मनीषा दिखाई भी नहीं देती। हमें तो ये लग रहा है कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई है। शांता देवी चुप रहती हैं। वह किसी को भी जवाब देना जरूरी नहीं समझती। वह चुपचाप वहां से घर आ जाती हैं। ऐसे ही लगभग 5 साल बीत जाते हैं। 5 साल बाद मनीषा एक डॉक्टर बनकर एक लंबी सी गाड़ी में अपने गांव वापस आती है। अपनी बेटी की यह तरक्की देखकर शांता देवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गांव वालों की आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं। यह वही गांव वाले थे जो एक टाइम पर मनीषा के चरित्र पर उंगली उठा रहे थे। अब हर कोई मनीषा की इस कामयाबी पर उसकी तारीफ कर रहा था। हवा की तेज रफ्तार के कारण बनते हुए गरम गरम स्वादिष्ट पराठों की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। एक नया शादीशुदा जोड़ा जो वहां पर सामान खरीदने आया हुआ था, पराठों की खुशबू से उसकी पत्नी बोलती है, सुनो देखो ना, पराठे कहीं बन रहे हैं। बहुत तेज भूख लगी है, खुशबू नीचे तक आ रही है। क्या कहा तुमने? पराठे खाने? यही थोड़ी दूरी पर 2 बहनें पराठों की दुकान लगाती हैं, लेकिन तुम रोड साइड क्यों खा रही हो? चलो ना, मैं तुम्हें किसी अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर चलता हूँ। नहीं नहीं, मुझे तो यहीं के पराठे खाने हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अरे तुम भी ना। अच्छा चलो चलते हैं। मैंने तो आज तक कभी भी यहाँ पर पराठे नहीं खाए, पता नहीं कैसा बनाती होगी। फिर दोनों पराठे की दुकान पर पहुंच जाते हैं, जहां 2 बहनें तनु और मनु अपने हाथों से गरम गरम पराठे बनाकर लोगों को खिला रही थीं। अच्छा सुनो, ये पराठे कैसे दिए? 30 रुपए के 2 पराठे, साथ में अचार और दही भी। क्या बात है, इतने कम पैसों में इतना कुछ। ठीक है, 2 प्लेट पराठे दे दो। फिर दोनों एक एक प्लेट पराठा लेकर खाने लगते हैं। पराठे इतने स्वादिष्ट हैं कि दोनों पति पत्नी जल्दी ही खत्म कर देते हैं। तुम्हें तो मेरा थैंक्स बोलना चाहिए। देखो, मैंने तुम्हें कितने बढ़िया पराठे खिलाए हैं। हाँ बिल्कुल भाई, थैंक्स तो तुम्हारा बनता ही है। ये दुकान यहाँ पिछले 2 साल से है, लेकिन मैंने पहली बार यहाँ के पराठे खाए हैं। हे सुनो, तुम दोनों बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छे पराठे बनाती हो। पराठे इतने करारे थे और अचार इसमें 4 चांद लगा रहा था और मुझे तरह तरह का स्वाद पराठे में आ रहा था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये पराठे बहुत सारी सब्जियों को मिलाकर बनाए गए हैं, इसलिए इनका डिफरेंट स्वाद आता है। फिर आइएगा, हमें अच्छा लगेगा। अरे उसकी चिंता तुम बिल्कुल मत करो। मेरी पत्नी स्वभाव से बहुत ही चटोरी है और ये मुझे घर पर बैठने ही नहीं देगी। अच्छा, जब भी पराठे खाने का मन होगा
तभी तुम्हारे पास लेकर आएगी। हाँ वो तो है। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल। बिल्कुल सही। मैं इतना लाजवाब पराठा भला छोड़ कैसे दूं? हाँ। और ये कहकर वो हंसने लगता है। यहाँ पर खड़े हुए लोगों की और तनु मनु की भी हंसी निकल जाती है। दोनों बहनें बहुत ही हंसमुख थीं और सभी को बड़े प्यार से सब्जी के पराठे बनाकर खिलाया करती थीं। लेकिन उनके चेहरों की हंसी के पीछे एक बहुत ही बड़ा दुख भी छुपा हुआ था। आज से 2 साल पहले उनकी हालत ऐसी थी, उन्हें मांग मांग कर गुजारा करना पड़ता था। लेकिन एक दिन जब वो अपनी पड़ोसन के यहाँ खाना मांगने गईं, अरे तुम दोनों बहनों को शर्म नहीं आती है? जब से तुम्हारे माँ बाप गुजरे हैं तुमने तो हमारी देहली पकड़ ली है भाई। गुरुद्वारा क्यों नहीं चली जाती हो? जब देखो मांगने के लिए आ जाती हो। मेरे घर में क्या फ्री का खाना आता है क्या? ये कहकर वो पड़ोसन गुस्से में उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। उन दोनों के माता पिता को गुजरे हुए 1 महीना हो चुका था। दोनों बहनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें और क्या ना करें। काम की तलाश भी कर रही थीं, लेकिन मिल ही नहीं रहा था। दोनों बहनें भीख मांगने के लिए मजबूर हो गई थीं। वो सड़क पर निकल आती हैं और एक जगह खाने की दुकान देखकर वहां पर मांगने चली जाती हैं। अरे आओ बच्चों, यहाँ बैठो और ये लो खाना खाओ। अंकल, पर हमारे पास पैसे नहीं है और बहुत तेज भूख लगी है। हाँ अंकल, बहुत तेज भूख लगी है। आप कहोगे तो हम आपके यहाँ साफ सफाई कर देंगे, बर्तन भी मांज देंगे। अब भाई वो सब हम बाद में देखेंगे, पहले तुम दोनों खाना खा लो। और तभी वो आदमी एक थाली में रोटी सब्जी लाकर उन दोनों को खाने के लिए देता है। उन्हें खाना खाते हुए देखकर वो आदमी बड़ा खुश होता है। अरे वाह भाई, दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। अच्छा एक बात बताओ, कहाँ रहती हो तुम दोनों? और प्यार के 2 बोल सुनते ही तनु और मनु अपनी दुख भरी कहानी उस आदमी को सुना देती हैं। ओह अच्छा बच्चों, आज से तुम्हें खाने की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पर मेरे साथ रहो और काम करो। ये सुनकर तनु और मनु दोनों बहनें खुश हो जाती हैं। वो उस आदमी के पास ही काम करने लगती हैं, साफ सफाई करती हैं, उसका हाथ बटाती हैं और 2 टाइम का खाना खाती हैं। और इसी तरह देखते देखते 6 महीने का समय निकल गया। एक दिन दुकान वाले की तबीयत खराब हो गई। आज तो खड़े होते ही चक्कर आ रहे हैं भाई, लगता है आज दुकान नहीं खोल पाऊंगा। लेकिन तुम दोनों चिंता मत करो, तुम दोनों कुछ बनाकर खा लो और हर थोड़ा मुझे भी खाने के लिए दे दो। ठीक है चाचा, आप चिंता मत करो, हम देख लेंगे। अगर कुछ बन पाया तो अभी बना लेते हैं। दोनों बहनें सामान देखने लगीं। लगभग सभी सामान खत्म था। थोड़ी थोड़ी सब्जियां एक टोकरी में पड़ी हुई थीं। याद है तुम्हें जब घर में सब्जियां खत्म हो जाती थीं, जब थोड़ी बहुत बची हुई सब्जियां होती थीं, तो माँ उन सबको मिलाकर पराठे बनाती थी। तो क्यों ना हम भी पराठे बना लें, सब्जी वाले पराठे। हाँ तूने सही कहा, हम लोग पराठे बना लेते हैं और हाँ वो अचार भी बना लेते हैं। यहाँ लगभग सारा सामान खत्म है, चाचा से कहकर बाजार से सामान भी ले आते हैं। फिर एक बहन अचार बनाने लगी तो दूसरी बहन ने फटाफट सारी सब्जियों को उबालकर मिक्स किया और उनमें मसाले डालकर पराठे तैयार किए और सबसे पहले चाचा को खाने के लिए दिए। अरे भाई वाह, क्या स्वादिष्ट पराठे हैं, कितना स्वाद है इनमें। और सचमुच में मेरे पास तो अब शब्द ही नहीं है तारीफ के लिए। हाँ बस इतना कह सकता हूँ, तुम दोनों तो गुदड़ी का लाल हो। चाचा तुम मजाक कर रहे हो या सच में कह रहे हो? मैं झूठी तारीफ नहीं करता बच्चों। ये लो पैसे और बाजार जाओ, जो कुछ भी तुमने इन पराठों के अंदर सब्जियां मिक्स करके डाली है ना, वो खरीद लो और आज सबको खाने में अचार, पराठा और दही खिलाओ। ये सुनकर दोनों बहनें खुश हो जाती हैं। फिर वो भाग कर जाती हैं और सामान खरीद लाती हैं। उसके बाद वो सारी तैयारी कर पराठे बनाने लगती हैं। अरे आज खाना नहीं बनाया क्या? आज चाचा की तबीयत खराब है, इसलिए आप लोग पराठे खा सकते हैं।
हाँ, ये भी ठीक है। अरे भी रोज रोज एक ही तरह का खाना खाता हूँ, है? लाओ लाओ, पराठे ले आओ। और फिर उस दिन दोनों बहनें सबको गर्मा गर्म पराठे खिलाती हैं और सब लोग बड़ी तारीफ करते हैं। शाम को सारे कमाए हुए पैसे दोनों बहनें चाचा के हाथ पर रख देती हैं। भाई, ये पैसे बता रहे हैं कि तुम दोनों के हाथ में कितना स्वाद है, वरना तो कुछ लोग बगैर पराठे खाए भी यहाँ से जा सकते थे। बहुत बढ़िया, आज से तुम दोनों बहनें यही काम करोगी। देखो बेटा, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। तुम दोनों के लिए बहुत दिनों से सोच रहा था कि ऐसा क्या काम हो, लेकिन आज पता चल गया। तुम दोनों अब यही काम करोगी। सच कह रहे हो चाचा? आपको पूरा यकीन है कि हम दोनों बहनें ही काम संभाल लेंगी? मेरे हाथ में रखे हुए आज के पैसे ही बता रहे हैं कि तुम दोनों ही काम बहुत अच्छे से करोगी। चलो चलो, अब बैठो मत, जल्दी से तुम दोनों भी खाना खाओ और सुनो, कल की तैयारी करो। और ये सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश हो गईं। उसके बाद वो रोजाना पराठे बनाने लगीं। कभी कभी बीच में चाचा खाना भी बना देते। इस तरह उन लोगों का काम बहुत अच्छा चल पड़ा। अब दोनों बहनों के पास अच्छे कपड़े थे पहनने के लिए, और अब दोनों बहनें काम कर रही थीं, तो इसलिए उनके अंदर आत्मविश्वास भी आ चुका था। फिर देखते देखते 1 साल बीत जाता है। एक दिन चाचा भी इस दुनिया से चले जाते हैं और उसके बाद से दोनों बहनें काम को संभाल लेती हैं। मनु, मैं सोच रही थी कि जब से माँ बाबा गए हैं, हमने घर की तरफ इतना ध्यान ही नहीं दिया है। कितनी टूट फूट हो गई है। क्यों ना हम अपने घर की मरम्मत कर लें और उसे अच्छा बना लें? हम दोनों तो पूरा दिन घर से बाहर रहती हैं, फिर तुम्हें इस बात का ख्याल क्यों आया? देख मेरी बहन, तू मेरे से छोटी है और तेरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। मैं सोच रही थी कि तेरे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देख लूं और तेरी शादी कर दूं। अच्छा, ऐसी बात है? तुम ऐसे मेरे बारे में क्यों सोच रही थी? लेकिन अभी नहीं, अभी हम दोनों को बहुत मेहनत करनी है, बहुत पैसे जमा करने हैं, और शादी करेंगे तो दोनों बहनें इकट्ठी करेंगे, वरना इसी काम को सारी जिंदगी ऐसे ही चलाएंगे। अच्छा तो ठीक है, घर की थोड़ी बहुत मरम्मत कर ही लेते हैं। और फिर दोनों बहनें घर की मरम्मत करवाती हैं। घर अब बहुत अच्छा लग रहा था। अब तो पड़ोसी भी दोनों बहनों की बड़ी तारीफ करते कि माँ बाप के चले जाने के बाद भी आखिर दोनों बहनों ने खुद को बहुत अच्छे से संभाल लिया है। थोड़ा और समय बीत जाने के बाद ये आदमी रोज रोज यहाँ आकर हमें इतनी बातें समझाता है, क्यों ना हम भी ये सब करके देखें। मैंने देखा है सब दुकानों के पास से आजकल इसी तरह खाना जा रहा है। इससे हमारी आमदनी थोड़ी और बढ़ जाएगी। तेरा इस बारे में क्या ख्याल है? हाँ, मैंने देखा है दुकानों के बाहर ये लोग ऐसे ही खड़े रहते हैं, सामान लेकर जाते हैं और कस्टमर को दे देते हैं। मैं तो कहती हूँ एक बार हमें भी ये ट्राई करके देखना चाहिए। और दोनों बहनें बातें कर रही थीं आजकल ऑनलाइन डिलीवरी की। सौरभ नाम का एक लड़का रोज उनके पास आकर इसी बारे में बात कर रहा था और दोनों बहनें हाँ कह देती हैं, तो सौरभ बड़ा खुश हो जाता है। देख लेना, तुम्हारा ये डिसीजन बहुत अच्छा होगा। इससे तुम्हारी आमदनी में भी इजाफा होगा। मैं तुम्हें सारा काम बता दूंगा कि किस तरह से तुमने क्या करना है, और इस पेपर पर साइन कर दो। दोनों बहनें ऐसा ही करती हैं। अब वो अपनी दुकान को थोड़ा और बड़ा कर लेती हैं और सुंदर भी बना लेती हैं। वहाँ पर आने वाले लोगों को खाना देने के अलावा वो अब ऑनलाइन पराठे भी बेचने लगती हैं। अपनी मेहनत और लगन के बल पर जल्दी ही वो बहुत कामयाब हो जाती हैं। तुम दोनों बहनें बहुत अच्छा काम कर रही हो। तुम्हें पता है, तुम्हें हर बार 5 की रेटिंग मिलती है। मैं आज तुम्हारे लिए एक और ऑफर लेकर आया हूँ। एक बड़े होटल से तुम्हारे लिए कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम हम लोगों के लिए इतना क्यों सोच रहे हो? क्योंकि जब तुम्हें फायदा होता है तो मुझे भी फायदा होता है, और अपने फायदे के बारे में भला कोई क्यों नहीं सोचेगा? ठीक है ना दीदी, हम लोगों को तो वैसे भी अपना काम बढ़ाना है। फिर दोनों बहनें सौरभ के साथ मिलकर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती हैं। अब दोनों बहनों के पास बहुत काम था और उनके पास अब वर्कर भी थे। वो सबसे बड़े अच्छे से काम ले रही थीं।
और इस तरह दोनों बहनों ने सब्जी वाले पराठे बेचकर अपना नाम बना लिया। अब दोनों बहनें अपनी फ्रेंचाइजी भी बना लेती हैं और जब भी कोई उनसे इस बारे में पूछता तो वो हमेशा इसका श्रेय चाचा को देती। पूरे इलाके में वंदना की ही इकलौती दुकान थी जहाँ पर भिंडी के पकौड़े मिलते थे। दोपहर को वंदना वहाँ पर भिंडी के पकौड़े बनाना शुरू करती थी और देखते ही देखते लोगों की लाइन लग जाती। जैसे ही कढ़ाई से पकौड़े बाहर आते सबके सब बिक जाते। कुरकुरे भिंडी के पकौड़े की खुशबू दूर दूर तक फैली रहती। आज वंदना की दुकान काफी बड़ी हो चुकी थी और वो बहुत ही फेमस भी हो चुकी थी, लेकिन यहाँ तक का वंदना का सफर बहुत मुश्किलों भरा था। कई साल पहले वंदना के पति का देहांत हो गया और उसके ऊपर अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। गांव से आई हुई अनपढ़ वंदना कोई काम करने में भी असमर्थ थी। तब उसने लोगों के घरों में खाना बनाने का काम शुरू किया, लेकिन तब भी वो पर्याप्त आमदनी नहीं पूरा कर पाती थी। उसके दोनों बच्चे छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते थे। माँ, कल सब बच्चे अपने घर से कुछ न कुछ बनाकर ले आएंगे। माँ, मैं क्या लेकर जाऊं? कल हमारी क्लास टीचर का जन्मदिन है और सब बच्चे उन्हें सरप्राइज देना चाहते हैं, तो दे दो सरप्राइज। कितने का आएगा? अरे माँ, सरप्राइज दुकान पर नहीं मिलता है, वो तो तैयार किया जाता है। हम सब बच्चे सोच रहे हैं कि अपने घर से खाने पीने की चीजें बनाकर लेकर जाएं मैडम को देने के लिए। उनके जन्मदिन पर हम उन्हें खाने के लिए देंगे, यही होता है सरप्राइज। तू बता, तू क्या लेकर जाना चाहती है? अब तू मुझे रात को बता रही है। बता क्या लेकर आऊं? घर में तो बस भिंडी पड़ी है। नहीं नहीं माँ, भिंडी की सब्जी लेकर जाऊंगी भला। सारे क्लास के बच्चे मेरे ऊपर कितना हंसेंगे। अभी तो तुमने कहा दीदी कि कुछ भी बनाकर लेकर जाना है, तो भिंडी की सब्जी क्यों नहीं? नहीं नहीं, सब बच्चे तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना कर ला रहे हैं। कोई पनीर की सब्जी ला रहा है तो कोई कुछ और, कोई खीर पूरी ला रहा है तो कोई पकोड़े ला रहा है, और मैं भिंडी की सब्जी। और ये कहकर पलक और जोर जोर से रोने लगती है। वंदना उसे चुप कराती है। अच्छा बाबा, तू रोना तो बंद कर, सुबह तो होने दे और मैं देख लूंगी, कुछ अच्छा सा ही बनाकर दे दूंगी तुझे। वंदना सुबह जल्दी उठ जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बनाए। घर में कोई और सब्जी भी नहीं थी। उसने भिंडी को धो पोंछ कर साफ किया। अब क्या दूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, भिंडी के पकौड़े बना देती हूँ। और तभी वंदना अपने सिलबट्टे को बाहर निकालती है और उस पर लहसुन की तीखी चटनी बनाती है और साथ में मसाला पीसती है, जो वो भिंडी के अंदर भर देती है। घर में थोड़ा सा चावल का आटा और बेसन रखा था, वो उसे भी मिक्स करके भिंडी के पकौड़े बना देती है। सारे घर में भिंडी के पकौड़े की खुशबू हो गई थी। पलक की आंखें खुल जाती है। माँ, तूने क्या बनाया है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अरे तूने ही तो कहा था कि तू अपनी मैडम को क्या देना चाहती है? हाँ हाँ, सरप्राइज। उसके लिए मैंने पकौड़े बनाए हैं। ये सुनकर पलक खुश हो जाती है। खुशबू तो लग रहा है बहुत अच्छे बने। माँ, तूने किस चीज के पकौड़े बनाए हैं? मैंने कहा था ना, घर में तो भिंडी रखी है तो भिंडी के पकौड़े बनाए हैं। हाँ, भिंडी के पकौड़े? ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। पर कोई बात नहीं माँ, तूने बहुत मेहनत से बनाए हैं और खुशबू भी तो बहुत अच्छी आ रही है। मैं ले जाती हूँ स्कूल में। सारे बच्चे घर से कुछ न कुछ बनाकर लेकर आए थे। जैसे ही टीचर क्लास में आती है, सब बच्चे उन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद देते हैं। अरे बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, तुम लोगों ने तो सचमुच मुझे सरप्राइज कर दिया। एक टीचर के लिए इससे खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती, जब उसके बच्चे उसे इतना प्यार करें। टीचर, हम सब बच्चे आपके लिए खाना लेकर आए हैं। फिर सभी बच्चे क्लास की डेस्क को मिला देते हैं और अपने अपने टिफिन खोल देते हैं। इतना सारा खाना टीचर देखकर हैरान हो जाती है। फिर वो 2-3 टीचर और प्रिंसिपल को भी वहां पर बुलाकर ले आती हैं। बहुत बढ़िया, हमारे स्कूल में पहली बार इस तरह किसी टीचर को सरप्राइज मिल रहा है। सभी बच्चे अपना अपना खाना खिलाने के लिए आतुर हो रहे थे। टीचर भी सबके टिफिन से थोड़ा थोड़ा खा रही थीं और सबकी तारीफ कर रही थीं। तभी पलक की बारी आती है। सब बच्चे कितना अच्छा अच्छा खाना लेकर आए हैं और मैं भिंडी के पकौड़े। मैडम मेरे पास आने ही वाली हैं, पता नहीं उन्हें ये कैसे लगेंगे। तभी टीचर पलक के पास आती हैं। उसके टिफिन में भिंडी के कुरकुरे पकौड़े रखे हुए थे। टीचर ने एक पकौड़ा उठाकर
जैसे उसे लहसुन की चटनी के साथ लगाकर खाया, पकौड़े का चटपटा स्वाद उन्हें खूब भाया। आह, वाह! पलक, ये पकौड़े तो बिल्कुल अलग स्वाद के हैं। किस चीज के पकौड़े हैं ये? टीचर, ये मेरी माँ ने आपके लिए भिंडी के पकौड़े बनाए हैं। क्या कहा? भिंडी के पकौड़े हैं? ओह माय गॉड, ये तो मगर बहुत स्वादिष्ट है। मैडम, इधर आकर देखिए तो पलक कितने स्वादिष्ट पकौड़े लेकर आई है। टीचर प्रिंसिपल और सब टीचर्स को वहां बुलाती है। सब लोग पकौड़े खाकर बहुत तारीफ करते हैं और हैरान हो जाते हैं कि भिंडी के भी भला पकौड़े इतने स्वादिष्ट हो सकते हैं। और ये सुनकर पलक बहुत खुश होती है। घर आकर वो अपनी माँ को गले लगा लेती है। देखो कितना खुश हो रही है, और सुबह रोने जैसी शक्ल बना रखी थी। माँ, मेरी क्लास में मेरे दोस्तों को भी भिंडी के पकौड़े बहुत अच्छे लगे। ये सुनकर वंदना खुश हो जाती है कि चलो बच्चे खुश हो गए हैं। फिर कुछ समय निकलता है और एक दिन वंदना बहुत बीमार हो जाती है। थोड़ा बहुत पैसा जो उसने जोड़ा था वो सब उसकी बीमारी पर लग जाता है और नौकरी अलग से छूट जाती है। 1 महीना सरकारी अस्पताल में रहने के बाद जब वो घर आती है तो घर की हालत देखकर रो पड़ती है। जहां से शुरू किया था वापस वहीं पर आ गई हूँ। घर में कुछ भी नहीं बचा है खाने के लिए। माँ, तू ठीक हो गई है ना? यही बहुत है हमारे लिए। हम भूखे रह लेंगे, लेकिन तू बीमार थी तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। माँ, तू चिंता मत कर, मैं तेरा साथ दूंगा। मैं स्कूल से आकर कोई ना कोई काम कर लूंगा। नहीं नहीं बच्चों, अगर आज तुम अपने रास्ते से भटक गए तो हमेशा भटके ही रहोगे। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं कुछ न कुछ सोचती। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे वंदना को अस्पताल के बाहर का दृश्य याद आता है, जिसमें बाहर छोटे छोटे खाने के सामान बेचने वालों ने दुकान लगा रखी थी और सब लोग उनसे सामान भी ले रहे थे। तभी वंदना ने सोच लिया कि वो भी वहीं पर भिंडी के पकौड़े बेचेगी, जो पलक की टीचर को खूब पसंद आए थे। दोपहर को जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो वंदना उनसे इस बारे में बात करती है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। तभी पलक और बंटी अपनी गुल्लक उठा लाते हैं। माँ, ये तो नहीं पता इस गुल्लक में कितने पैसे हैं, लेकिन देखो अगर आपका काम हो जाता है तो। फिर तीनों मिलकर भगवान का नाम लेकर वो गुल्लक तोड़ देते हैं। काफी सारे सिक्के और कुछ नोटों को जब वो लोग गिनते हैं तो वो कुल 630 रुपए थे। माँ, ये तो बहुत थोड़े से पैसे हैं, क्या इनमें काम हो जाएगा? हाँ मेरे बच्चों, इसमें काम हो जाएगा। हम कुछ सामान अपने घर का भी तो लगा सकते हैं, जैसे हमारे पास चूल्हा बर्तन तो है ना। वंदना दोनों बच्चों के साथ बाजार जाती है। वहां से बेसन और चावल का आटा, तेल, भिंडी और मसाले लेकर घर आती है। और अगले दिन जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो वो अपने बच्चों के साथ सारा सामान लेकर जहाँ लोग खाने पीने का सामान बेच रहे थे वहां जाकर बनाना शुरू कर देती है। पकौड़े ले लो, भिंडी के पकौड़े, अच्छे अच्छे कुरकुरे और चटपटे भिंडी के पकौड़े, 20-20 रुपए में। वहीं पर ही चाट बनाने वाला वंदना के बच्चों को भिंडी के पकौड़े चिल्लाते हुए देखकर, अरे देखो देखो, इस औरत ने पकौड़ों की दुकान लगाई है और वो भी भिंडी के पकौड़े। अरे भैया, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारा सामान तो ऐसे ही बिकता रहेगा, भिंडी के पकौड़े कोई नहीं खरीदेगा। ये सुनकर बंटी को गुस्सा आ जाता है। ऐसा क्यों बोल रहे हो अंकल? हमने अभी अभी दुकान खोली है और आप कितना बुरा बुरा बोल रहे हो। हाँ, बेचो बेचो, भिंडी के पकौड़े बेचो। सुनो, तुम दोनों कुछ मत कहो, बस चुपचाप अपना काम करो। वो लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे कि कोई ग्राहक उनकी दुकान पर भी आए। तभी चाट वाले के पास 2 औरतें चाट खाने आती हैं, लेकिन चाट का स्वाद उन्हें बहुत ही गंदा लगता है। अरे जाओ जाओ, स्वाद के बारे में कुछ पता ही नहीं है, आ गई है बुराई करने के लिए। जाओ खा लो, वो भिंडी के पकौड़े बना तो रही है। हाँ हाँ खा लेंगे, तुम्हारी चाट खाकर तो हमारे पैसे ही बर्बाद हुए हैं। मैडम इधर आइए और एक बार मेरी माँ के हाथों के भिंडी के पकौड़े खाकर देखिए, ऐसा स्वाद आपने आज तक कभी नहीं खाया होगा। फिर दोनों औरत आपस में बात करती हैं और पलक से पकौड़े डालने के लिए कहती हैं। वंदना तुरंत ही गरम गरम भिंडी के पकौड़े तलकर खाने के लिए देती है। बड़े ही स्वादिष्ट है, मजा आ गया। अरे सारे मुंह का स्वाद ही बदल गया एकदम से, वरना उस चाट वाले ने तो मुंह कड़वा कर दिया था। ये सुनकर वंदना और बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तभी पलक एक बड़ा सा रजिस्टर का पेज लेकर आती है। तभी उन औरतों से कहती है कि आप यहाँ भिंडी के पकौड़े के लिए एक लाइन लिख दो
और वो दोनों औरत लिखती हैं, ऐसे पकौड़े आज तक नहीं खाए हैं, बहुत ही स्वादिष्ट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फिर आना मेरी माँ के हाथों के भिंडी के पकौड़े खाने के लिए। फिर वंदना पलक से पूछती है कि उसने क्या लिखा और पलक उसे बता देती है। वंदना ने वहीं पर ही उस रजिस्टर को रख दिया। जो कोई भी भिंडी के पकौड़े खाने आता, पलक उनसे एक लाइन लिखने के लिए कह दी और धीरे धीरे वहां पर एक पेज भर जाता है। ये देखकर पलक बहुत खुश हो जाती है और पेज पर पॉलिथीन लगा देती है। जो कोई भी वहां पर पकौड़े खाने के लिए आता उसे पढ़ता और पकौड़े की बहुत तारीफ करता, और इस तरह वंदना के बने हुए भिंडी के पकौड़े जल्द ही लोगों को पसंद आने लगे। लहसुन की चटनी के साथ उनका स्वाद 2 गुना हो जाता है। आसपास के खाना बेचने वाले लोग भी हैरान थे कि लोगों को भिंडी के पकौड़े पसंद आ रहे हैं। कई लोग वंदना की तरह पकौड़े बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो स्वाद वंदना के भिंडी के पकौड़े में था वो कोई और बना ही नहीं पाता। और इस तरह पूरे इलाके में वंदना की इकलौती दुकान थी जहां भिंडी के पकौड़े मिलते थे। और फिर आज वो समय था जब वंदना ने अपनी एक दुकान ले ली थी जिसमें वो भिंडी के पकौड़े बनाती थी। बच्चे बड़े हो रहे थे और वंदना आज उनकी सभी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम थी।